बालाई सिंध में शिकारपुर पनुआकिल घोड़की से मुंसलिक है कच्चे का इलाका, जिसका सिलसिला जा मिलता है जनूबी पंजाब में रहीम यार खान के कच्चे से। बरसों से डाकुओं की पनाहगाह के तौर पर इस्तेमाल होता कच्चे का इलाका पुलिस के लिए इलाका ममनू की मानंद रहा है। कत्ल, इगवा बराए तावान, कब्जा, खवातीन की आबरू रेजी जैसे वाकयात इन इलाकों का तारुफ रहे हैं। इन जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कभी भरपूर कार्रवाई ना हो सकी। कभी मसलहत और कभी सिंध का वडेरा इज़्म आड़े आता रहा। हर दौर की हुकूमत की तरजीहात कुछ और रहीं और पिसते रहे अवाम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़िशान मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम लोग। और हम लोग इस वक्त मौजूद हैं सिंध के शहर सक्खर में। सक्खर और इसके इर्द गिर्द के इलाके, खासतौर पर शिकारपुर और कच्चे का इलाका जराइम की आमाजगाह बना हुआ है। माजी में हमने यहाँ पर देखा कि बसों को रोका गया, लोगों की साथ लूटमार की गई, उन्हें कत्ल तक किया गया। ये तमाम तर वारदातें, ये तमाम तर जराइम बालाई सिंध की कुछ अर्से तक पहचान बने हुए थे, लेकिन अब कुछ सूरत हाल में तब्दीली दिखाई दे रही है। ये तब्दीली है क्या? हमने सोचा कि खुद यहाँ आकर जमीनी हक़ाइक़ का जायजा लिया जाए, तमाम तर सूरत हाल, तमाम तर वाक़यात आप तक पहुँचाए जाएँ। जराइम में किस हद तक कमी हुई ये भी हम जानेंगे और लोग किस हद तक मुतमईन हैं। तमाम तर सूरत हाल आप तक पहुँचाने के लिए हम लोग की टीम मौजूद है बालाई सिंध। एक अरसे से बालाई सिंध का कच्चे का इलाका खौफ और दहशत की अलामत बना रहा और आवाम तो दरकिनार, पुलिस भी इधर का रुख करते हुए डरती थी। लेकिन चंद माह पहले शुरू होने वाले ऑपरेशन से अब हालात में तब्दीली आई है। हालात किस हद तक बदले ये अंदाजा ऑपरेशन ज़दा इलाके में जाए बगैर नहीं हो सकता था। हम लोग की टीम भी अपनी जाने हथेली पर रखकर पुलिस के जवानों के साथ अगले मोर्चों तक जाएगी। पुलिस की हिदायत पर पूरी तैयारी करना पड़ी। ना कोई डर है ना कोई खौफ। ख्याल है तो बस एक कि सहाफत भी एक जिहाद है। जी मुमताज़ मरवत साहब, एक बताइएगा इलाके को जो क्लियर किया गया, कितना हिस्सा क्लियर हो गया है, क्या क्या मुश्किलात आई और अब सिचुएशन क्या था? देखें, वहाँ से जो वो हमारी पुलिस की कैंप थी गढ़ी थे, वहाँ से हम यहाँ तक जो आए हैं तो ये एरिया हमारा पूरा टोटली क्लियर हो चुका है। अच्छा, ठीक है। ये एक हमारा बंद है दरिया सिंध दरिया के किनारे पे हम ये बैठे हैं। रास्ते में आपने देखे भी होंगे ये पुलिस की पिकटें लगी हुई है, ये मोर्चे लगे हुए हैं पूरा जो है ना इस तरीके से। ये आप देखें ना, ये सामने भी हमारे पुलिस की एक पॉइंट लगी हुई है, ये पुलिस की एक पॉइंट है और उस तरफ जो रास्ते में आते हुए देखो सामने पुलिस की। इसी तरह इस पूरे बंद पे हमारी ये पुलिस की पिकटिंग हुई पड़ी है। अच्छा, ये हमने इसलिए लगाई है कि ये सामने जो एरिया है, ये सामने आप देख रहे हैं, ये पूरा एक आइलैंड है। इस जजीरे के ऊपर इसके चारों तरफ से पानी है, मतलब वहाँ खुश्की का कोई रास्ता नहीं है कि हमारी यहाँ से कोई पुलिस की मोबाइल या हमारी ये चेन एपीसीज या दूसरी एपीसी यहाँ से मूव करके उस तरफ चले। उस पार वो डाकू छुपे हुए हैं? जी हाँ बिल्कुल, ये उनके ये ठिकाना है। ये जो लोग यहाँ पर क्या कार्रवाइयाँ करते थे डाकू जितने भी यहाँ पे? अगवा बराए तावान का एक बहुत बड़ा हेड क्वार्टर था। यहाँ पे जो बंदे पूरे इंटीरियर सिंध से, पंजाब से, यहाँ से बंदे किडनैप करके वो यहाँ पर रखते थे और फिर उसके बाद इनकी रैंसम की जो है ना डील होती थी, फिर रैंसम एक्सचेंज के बाद यहाँ से वो डिलीवर्ड होते थे। पहले पुलिस कहाँ थी अगर ये इतने अरसे से ये लोग कार्रवाइयाँ कर रहे थे और अब अचानक ऐसा क्या हो गया? क्या पुलिस में नया खून लगा है? मतलब क्या कोई मौजज़ा हो गया है या इससे पहले पुलिस की तवज्जो नहीं थी? पुलिस की तवज्जो तो खैर थी, उस वक्त इतने एग्रेसिव नहीं थे, अब ये एग्रेसिव हो गए। और दूसरी बात ये कि हमारे एसएसपी नासिर आफ्ताब साहब को ये टास्क दिया गया था इनका। अभी बीच में फिर हमारे टाइम पीरियड के दौरान उन्होंने एक वारदात की, जो अपना पुलिस वाले उन्होंने शहीद किए, पुलिस की टारगेट किलिंग की। फिर जाहिर है जब पुलिस पर अटैक होता है, फिर एक बस के ऊपर भी इन्होंने अटैक किया। बस गाड़ियाँ रोकते थे? बिल्कुल, ये यहाँ से उतर के फिर रोड पे भी क्राइम करते थे, बसें लूटते थे। वहीं से अक्सर गाड़ियों के ड्राइवरों को ये किडनैप करके अंदर ले आते थे, फिर ये पैसों की डील करके बंदों को छोड़ते थे। ये जरा अर्ज कर दीजिएगा, बता दीजिएगा कि
किस हद तक चैलेंजेस का सामना है, क्या क्या कमी है आप लोगों के पास, ताकि आपको जो देख रहे हैं बहुत हद तक उन्हें भी इल्म हो जाएगा और हमारी भी कोशिश होगी कि आपकी मदद कर सकें जितनी हम कर सकें। देखिए, हमने तो अपने सीनियर्स को, अपने अफसरान को ये चीज़ें बताई हैं। हमारे SSP ने आगे बाकायदा एक रिटन तहरीर पे भी एक चीज़ भेजी हुई है कि भाई हम जो वेपन है, वेपन हमें मतलब बड़े हथियार दिए जाएँ, ख़ास तौर पे जो मार्टर गोले हैं या जो है ना हेलीकॉप्टर्स हैं, हेलीकॉप्टर के ज़रिए हम शेलिंग वगैरह इस तरह की कोई हमें फैसिलिटेट किया जाए, क्योंकि हम यूज़ करते हैं G3। अच्छा, ज़्यादातर मोस्टली हमारे पास जो वेपन है वो G3 है, LMG है, MG है। इससे मतलब बढ़ के पुलिस वेपन जो सरकारी वेपन है वो नहीं है हमारे पास। इनके पास, डाकुओं के पास है एंटी एयरक्राफ्ट 12.7 है, 14.7 है, RPG 7 है, RR75 है। तो ये जो वेपन है ना, ये एंटी अपना टैंक वेपन है। ये अब ये हमारी APC है, बुलेट प्रूफ, आपके सामने ये खड़ी है। तो अगर ये उसके सामने जाएगी तो वो इसको हिट करेंगे तो इसको क्रॉस करेगी वो गोली। तो नाज़रीन आप देख रहे हैं यहाँ फायर हुए हैं, आज सुबह का ही वाक़या है। ये आप देख सकते हैं ना, ये देखो, ये आप एंटी एयरक्राफ्ट का वो है, मतलब अटैक है इसको, जो 12.7 या 14.7 जिसको कहते हैं, क्योंकि देखो सिक्का जो लगा हुआ है ना, उसकी आप उससे अंदाजा लगा सकते हो डायमीटर से, तो कितनी मोटी गोली इस्तेमाल हुई है इसके ऊपर। यहाँ भी फायर हुआ, यहाँ भी आप देख सकते हैं, ये शीशा एक फायर हो गया, शीशे ने रेजिस्ट तो मतलब बचाया तो है, गोली अंदर नहीं घुसी है, लेकिन अगर इसी शीशे पे दूसरा फायर होता है तो वो फायर डायरेक्टली अंदर जाएगा। भले वो G3 का भी अगर फायर हो गया ना इसके ऊपर तो वो सीधा अंदर चला जाएगा। मुमताज़ मरवत साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, ऑपरेशन इंचार्ज हैं ये, इनके जज्बे बहुत जवान हैं, सारी मालूमात भी उन्होंने हमें दी है। अब उन जवानों के पास चलते हैं जो दिन रात यहाँ पर होते हैं, और सहूलियात का फुकदान ज़रूर है लेकिन जज्बात की कमी नहीं है। अब यहीं पर होते हैं दिन रात, हमारे यहाँ ड्यूटी है दिन रात, हम हमारे हौसले बुलंद हैं, हम दिन रात लड़ेंगे इनसे। क्या क्या मसाइल होते हैं जी यहाँ पर? यहाँ डाकू रहते हैं, हम उनसे लड़ते रहते हैं, वो भी हमारे पर फायरिंग करते हैं, हम भी उन पर फायरिंग करते रहते हैं। बीच में दरिया है, डर नहीं लगता? डर नहीं लगता है, हम इंशाल्लाह उनसे लड़ते रहेंगे। अच्छा, आप भी यहीं होते हैं जी? जी बिल्कुल, मैं भी यही हूँ। आप बताइएगा कि दुश्मन के साथ मुकाबला कर रहे हैं, क्या चीज़ आपको जवान रखती है, आपके अज़्म को, आपके जज्बे को? बस ये है कि हम अपने हक पे हैं, हम उनसे हक पे लड़ें, और वो जो है वो ना हक पे हैं। बिल्कुल हमारे इरादे पुरअज़्म, हम बिल्कुल उनसे लड़ेंगे। घर वालों से दूर हैं, घर वाले याद नहीं आते हैं? नहीं, घर वाले भी आते हैं, उनसे राब्ता होता है। बिल्कुल, वो भी राब्ता होता है। तो ये खतरे का काम आप कर रहे हैं जी। तो ये बताइएगा, कोई कभी ऐसा नहीं होता कि यार इस मुलाजमत में क्यों आया मैं, इस मौत के मुंह में क्यों आया? नहीं, बिल्कुल ये जज्बा जवान, बिल्कुल पुरअज़्म, हराएंगे इन्हें, बिल्कुल शिकस्त देंगे, बिल्कुल देंगे। अभी भी डाकू नजर आए हैं यहाँ पर, और ऑपरेशन इंचार्ज मुमताज़ मरवत साहब फायर करने लगे हैं। ये आप देख सकते हैं, उस पार डाकू हैं। नाज़रीन, ये किसी के आड़ में रहना है, आड़ में हैं, मौजूद हैं। हम हमें खास तौर पर ABC के पीछे रहें, ताकि उनकी तरफ से अगर फायर होता है तो खुदा न खास्ता कोई भी टीम मेंबर इसका निशाना न बने। हमें भी इंस्ट्रक्शंस दी गए हैं कि मोर्चों में अंदर तक रहें ताकि महफूज रहें, और ये इस वक्त हम मोर्चों के अंदर मौजूद हैं। फायरिंग की जा रही है इन डाकुओं पर, और हालात यहाँ बहुत संगीन हो गए, कशीदा हो गए। तो हमें इन्होंने कहा कि यहाँ से हमें जाना चाहिए ताकि हमारी टीम को कोई नुकसान ना पहुँचे। तो ये फायरिंग का तबादला जारी है, तो हम यहाँ से निकलते हैं और वापस जो पुलिस कैंप है वहाँ तक जाते हैं। हमें APC में बिठा दिया गया है ताकि यहाँ से रवाना हो, और फायरिंग का तबादला जारी है। बड़ी खतरनाक सूरत हाल है, बड़ी खतरनाक सूरत हाल है, और अभी भी फायर हो रहे हैं, आप सुन सकते हैं। तो APC की तरफ मौजूद है, वापस जाने के लिए हमें यहाँ बिठा दिया गया है। शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई।
ऑपरेशन इंचार्ज मुमताज खान मरवत से तो हमने बात की और उनका अज़्म भी काबिल तहसीन है, लेकिन इस ऑपरेशन की असल रूह वो जवान हैं जो अपने खानदानों से दूर, तमाम सहूलियात जिंदगी से बेनियाज, हमा वक्त अलर्ट रहते हैं जहां मौत का खौफ बसता है। दरिया के उस पार ऐसा दुश्मन है जो इनसे बेहतर असलहा और आलात रखता है, लेकिन इनके पास कुछ ऐसा है जो दुश्मन के पास नहीं, वो है जज्बाए शहादत। उस तरफ पोजीशन रखो। कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि वो लोग जो अपने ही घरों में खौफ की जिंदगी बसर कर रहे थे, शाम ढलते ही जो सड़क पर आने का तसव्वुर तक नहीं कर सकते थे, अब आजादी से घूम फिर सकते हैं और अपने बच्चों के लिए रोजगार तलाश कर सकते हैं। अब आपको वो तमाम इलाका दिखाते हैं जो कुछ अरसा पहले तक नो गो एरिया बना हुआ था। कच्चे के उस इलाके में मौजूद हुआ है जहां डाकुओं की महफूज पनाहगाह थी। यहाँ ये अब मिसमार कर दिया गया। आप देख सकते हैं ये इनके घर थे और जब किसी को तावान के लिए लाते थे अगवा करके तो उन्हें भी यहीं रखा जाता था, यानी इस कदर महफूज ये इलाका था। लेकिन पुलिस की कामयाबी है कि न सिर्फ इस इलाके को क्लियर किया गया बल्कि इनके ठिकाने को मिसमार कर दिया गया और इन्हें यहाँ से भगा दिया गया या मार दिया गया। आप देख सकते हैं वो पूरा एक इनका निज़ाम था। यहाँ रिहाइश पजीर थे, तंदूर बना हुआ है जहाँ पर रोटियाँ बनाई जाती थी और पूरा एक सिस्टम था, घर थे, यहाँ पर ये लोग रहते थे, इनका पूरा पूरा ख़ानदान था और इस कदर दीदा दलेरी से यहाँ पर ये लोग रिहाइश पजीर थे। किसी को अगवा करके यहाँ पर लाना और रखना इनके लिए कोई मसला ही नहीं था। लेकिन अब यहाँ अमन है और इस पूरी जगह को क्लियर कर दिया गया है और आप देख सकते हैं कि वो एक शख्स कितनी आज़ादी से यहाँ पर अपनी बकरियाँ चला रहा है, अपने जानवर चला रहा है। ये कुछ अर्सा पहले तक नहीं था। यहाँ खौफ था, लोग यहाँ आते हुए डरते थे, लेकिन अब पुलिस की इस कामयाब हिकमत अमली और ऑपरेशन की वजह से लोगों को ये आज़ादी मिली है कि वो यहाँ पर फिर सकते हैं, घूम सकते हैं। मैं इस वक्त खड़ा हूँ खानपुर रोड पर। कच्चे के करीब से गुजरती इस सड़क पर सबसे ज्यादा लुटने वाले टैंकर्स वाले थे। टैंकर्स एसोसिएशन ने एहतजाज भी बारहा किया लेकिन उनकी नहीं सुनवाई हुई। लेकिन अब ये लोग मुतमईन हैं कि पुलिस ने इन डाकुओं का यहाँ से सफाया किया, खात्मा किया, जिसकी वजह से ये लोग बेखौफ खतर यहाँ से सफ़र कर सकते हैं। वरना पहले शाम ढलते ही यहाँ सफ़र करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था, क्योंकि डाकू इन्हें रोकते, इन्हें लूटते, इन्हें अगवा तक करते और यहाँ पर ये लोग अपने इस तरह से जो ट्रक खड़े हुए हैं ये खड़े भी नहीं कर सकते थे, टैंकर्स खड़े नहीं कर सकते थे। तो इन लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि किस हद तक ये लोग मुतमईन हैं। हाँ जी, आप बताइए, आपका नाम? गुलाम मोहम्मद। मसले मसाइल क्या थे उस वक्त? मसले ये थे, डकैती होती थी। अच्छा। ये दिन भी नहीं गुजरते थे, 2-2 मिनट में इंडस हाईवे पे लूटमार हो जाती थी, कत्ल होते थे। कोचों में जो स्वात के हमारे दोस्त आते हैं या बाहर से आते हैं वो गुजर नहीं कर सकते थे, सारे कत्ल हो जाते थे। कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं था आप लोगों को? कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं था, हम अपने बलबूते पे तहफ़्फ़ुज़ करते थे। आप ड्राइवर हैं जी? जी बिल्कुल। आप बताएं, सफ़र करते थे पहले यहाँ पर? पहले इधर रात को सफर बिल्कुल नहीं होता रात को था। सफ़र नहीं कर सकते? अभी तो रात दिन सुकून से जा रहे हैं, कोई खतरा नहीं है? कोई खतरा नहीं है। पहले तो गाड़ियाँ खींच के ले जाते थे, बंदे मार देते थे। अच्छा, तो ये बताइएगा कि इसका सारा क्रेडिट आप किसको देंगे? हुकूमत को देंगे, पुलिस को देंगे, किसको देंगे? अभी ये तो जिम्मेवार तो हुकूमत होती है ना सर। अच्छा, इनका- पुलिस ने काम किया लेकिन हाँ ना, पुलिस ने काम किया तो अभी दिन रात बसें भी चल रही हैं, गाड़ियाँ भी चल रही हैं। मुतमईन है यानी आप? बिल्कुल, पहले तो इधर खड़ नहीं सकते थे, इधर जब बिल्कुल खड़े- सर, मुतमईन है। ऐसा पहले जो हम जो दिन को गाली छीनते थे, हम रोड पे जाते थे, दिन को छीनते थे, अब गुंडे आते थे बहुत। अब जो अमन है ना, बिल्कुल शांति है, बिल्कुल हमारे को ऐसा अमन चाहिए। बिल्कुल सर। यानी अच्छा, आप बताइएगा, आप भी ड्राइवर हैं जी? जी सर, मैं यहाँ का राहक हूँ। अच्छा, यहाँ के रिहायशी हैं आप? जी जी। अच्छा, आप चले, ये जो ड्राइवर से तो अपना मसला बताया कि क्या पहले यहाँ मसाइल थे, वैसे इलाके में क्या हालात थे अमन के? वैसे जो पहले थे हालात वो बहुत खराब थे, हाँ। और जब से ये नासिर साहब और इसकी टीम है, हमारे यहाँ थाने के इंचार्ज हैं डोगर साहब, और उसके आने के बाद जितना अमन और शांति हुई है कि पहले 20-25 सालों में हमने नहीं देखी। अच्छा। दिन को 12 बजे, 10 बजे, 5 बजे यहाँ पर डिपू के सामने लोग आके गाड़ियाँ लूटते थे, लोगों को मारते थे। सारा दिन को चलना जो है ना लोगों के लिए मुश्किल हो जाता था। हमारी मोटरसाइकिल थी, दिन को छीनते थे। शाम के बाद रात को चलना तो बिल्कुल मुश्किल था, लेकिन दिन को भी मुश्किल था। अच्छा। अब बहुत
जो है अमन है। पुलिस के लिए जो कुछ नारा है आप लोगों के पास, क्या कहेंगे? आया आया शेर आया, नासिर साहब आया, आया शेर आया, नासिर साहब आया। अच्छा, ये लोग यहाँ पर खुश हैं इस वजह से कि अब अमन आ गया है और ये लोग बगैर किसी खौफ के सफ़र कर सकते हैं। पहले तो यहाँ दिन में भी गाड़ियाँ लुटती थी, इन लोगों के लिए यहाँ पर महफूज रास्ता नहीं था, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने अपने ट्रक खड़े किए हुए हैं। बच्चे यहाँ सेल्फियाँ ले रहे हैं। अब मैं नहीं जानता इस मोबाइल में सेल्फी है भी या नहीं, लेकिन बच्चे खुश हैं और यहाँ पर खड़े हुए शाम ढलते ये ट्रक इस बात की गवाही दे रहे हैं कि अब यहाँ पर अमन आ गया है। अब दुआ और कोशिश इसी बात की है कि ये अमन इसी तरह बरकरार रहे। अमन की मंजिल पाना इतना आसान भी नहीं, इसके लिए बेपनाह कुर्बानियां देना पड़ती हैं। इस इलाके से डाकुओं का खात्मा करते करते पुलिस के कई जवानों ने अपनी जानों के नजराने दिए हैं। इन्हीं में एक पुलिस एहलकार गुलशेर भी है, जिसने सीने पर गोली खाई और शहादत का रुतबा पाकर हमेशा के लिए अमर हो गया, लेकिन अपने पीछे छोड़ गया गुर्बत और मसाइब में जकड़ा खानदान। हम लोग पहुंचे गुलशेर के घर वालों की तकालीफ जानने, और चूंकि उनकी बेवा इद्दत में हैं, तो मजहबी और इखलाकी पहलू को मद्देनजर रखते हुए उनसे बात नहीं करेंगे। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हेड कांस्टेबल गुलशेर ने अपनी जान की कुर्बानी दी और शोहदा की सफ में शामिल होकर हमेशा के लिए अमर हो गया। लेकिन उसके खानदान का क्या हाल है, उनकी कोई दादरसी की गई या नहीं, इसी सवाल का जवाब लेने के लिए हम गुलशेर के घर पहुंचे हैं और उसके हवालों से बात करते हैं। आप वालिद हैं जी गुलशेर के? जी सर। क्या नाम है आपका? अल्लाह वराया। अल्लाह वराया साहब, पहले तो आप वाकया बताएं, हुआ क्या था गुलशेर के साथ? सर सी सेक्शन थाने ते था गश्त में। एक एएसआई था, एक हवलदार था और 2 पुलिस आ रहे हल्का रहे गश्त में निकले थे। गडानी फाटक थे सर, उधर ये मुकाबला हो गया। अच्छा, उधर मेरा लड़का उसकी नाश आपके हाथों में थी, वो वापस आया लाश की सूरत में। जी सर, मैं उधर हंसता खेलता गया था। जी सर, मैं उधर गया था बच्चों के साथ, सारे लेकर उधर गया था। अस्पताल पहुंचा, उस टाइम गुलशेर फौत हो गया था। बड़ा बेटा था आपका, कितना आपसे उसका ताल्लुक था, करीबी ताल्लुक था आपसे? सर हर बात आपसे बताता था, आपके साथ शेयर करता था? सर इतना ताल्लुक था तो मैं ऐसे समझा, लड़कों जो हैं मेरे लड़के, उसको ही बोलता तो बड़ा भाई, बड़ा बाप तुम्हारा वही था। हमारी और वो वालदा की इतना ख्याल करता था। उसने बोला वो मैं कांस्टेबल रिटायर हूँ, 15/9 में रिटायर हुआ। अच्छा, आप भी रिटायर हुए? जी सर, मैं पुलिस खानदान मेरा पुलिस में था। ठीक है। मेरे को बोला बाबा रिटायरी मिले तो तुम जाओ, हज तो जाओ, अम्मी भी जाए तुम भी जाओ। ऐसे संबत थी मेरी। साहबजादे हैं बड़े गुलशेर के, उनसे बात करते हैं। माइक दीजिएगा उनको जी। हाँ जी, आपका नाम? मोहम्मद यूसुफ। यूसुफ, आप सबसे बड़े बेटे हैं गुलशेर में? जी जी। अच्छा, ये बताइएगा कि कैसे वालिद थे गुलशेर? हालत सही थे, बिल्कुल बहुत ख्याल करते थे हमारा। हुकूमत ने कोई इमदाद दिया? नहीं, अभी तक तो नहीं। कोई वादा किया गया? वादा किया। क्या वादा किया आपके, और किसने किया? ये सर एसएसपी साहब ने वादा किया है 20 लाख 2 नौकरियों का। अच्छा जी, 2 नौकरियों का? जी। तो आप अभी कुछ करते हैं? नहीं सर। आप कोई काम नहीं करते? कोई। तो कैसे गुजारा होगा, सोचा है? बस बैठे हैं, उम्मीद है, नौकरी की उम्मीद है आपको? जी। तो आपने कोशिश की उनसे बात करने की कि आपको जल्द अज जल्द नौकरी मिले? बिल्कुल, कागजात दिए हैं, 2 महीने 1.5 महीना हुआ है। अच्छा यूसुफ, ये बताइएगा कि आप सबसे बड़े बेटे हैं गुलशेर के, तो आपकी शादी हो चुकी है? जी। आपके कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। और बहन भाई कितने हैं अभी आपके? बहन भाई 6 भाई हैं, 2 बहनें हैं। इतने सारे लोगों की कफालत अब आपकी जिम्मेदारी, आप सबसे बड़े बेटे हैं। बिल्कुल। सोचा है इसके बारे में, किस तरह चलेगा सब कुछ? बस अल्लाह मालिक की नौकरी के लिए बैठे हैं। यानी आपको उम्मीद है कि नौकरी मिल जाए तो सब ठीक हो जाए? सब ठीक हो जाए। आपके साथ आपकी हमशीरा है, बहन है आपकी? जी, मेरी जरा बहन। माइक दीजिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपके वालिद की शहादत हुई है, आप को इस बात पर फख्र है या दुख होता है कि क्यों पुलिस की नौकरी उन्होंने की और उनको एक गोली का निशाना बना दिया गया? नहीं, फख्र है, वो शहीद हो गए हैं, हमारा बहुत ख्याल रखते थे, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते थे, कभी हमने दुख हमारे अब्बू ने नहीं दिखाता। लेकिन अब वो नहीं है इस दुनिया में। जी, उसकी बहुत याद आती है।
अच्छा, आप के साहबजादे ने शहादत पाई है, आप खुद भी पुलिस की नौकरी में रहे, कितना अर्सा आपने नौकरी की पुलिस की? 30 साल सर। 30 साल जी सर। तो ये बताइएगा कि ये जो अमन अमान का यहाँ मसला है अंदरून सिंध में, बालाई सिंध में खास तौर पर, ये आपके ज़माने से ऐसे ही है? सर होता था कि ऐसे जो अभी है इतना नहीं था। फ़ख्र है, मेरे को फ़ख्र है, मेरा खानदानी पुलिस में है, मेरे को फ़ख्र है, शहादत मेरे लड़कों को मिली है, मेरे बच्चे भी कुर्बान हो जाएंगे शहादत के लिए। आपको लगता है कि आपके बेटे की शहादत रायगा नहीं जाएगी और ये हालात कंट्रोल होंगे, डाकुओं का खात्मा और डाकू राज का खात्मा होगा? इंशाल्लाह डाकू नहीं रहेंगे, इंशाल्लाह अमन हो जाएगा। ये ख्वाहिश सिर्फ गुलशेर के वालिद की नहीं है, हम सब की भी ख्वाहिश है और इसी कोशिश में ही गुलशेर ने शहादत का रुतबा पाया। लेकिन ये जो दीवारें हैं ये आपको हाल बता रही हैं इस घर के मकीनों का। 2 कमरों का ये मकान है। यहाँ गुलशेर की बेवा, उसके 5 बेटे और एक बेटा जो खुद शादीशुदा है, वो अपने ही 3 बच्चों के साथ, यानी 2 कमरों के मकान में ये सारा खानदान है। और अब ज़रूरत इस बात की है कि एक हेड कांस्टेबल, एक पुलिस वाले की जो कुर्बानी है उसे ज़ाया ना होने दिया जाए। उसकी कदर करते हुए उसके लिए, उसके घर वालों के लिए इतनी इमदाद ज़रूर दे दी जाए, या नौकरी ही कम से कम दे दी जाए, ताकि इन को ये उम्मीद हो, ये आसरा हो कि आगे इनके हालात ख़राब नहीं होंगे। और जिस तरह ये यूसुफ गुलशेर का बेटा ये ख्वाहिश अभी भी कर रहा है कि वो पुलिस में जाना चाहता है, तो ये जज्बा बहरहाल काबिल फ़ख्र है। उस तरफ पोजीशन रखो। एक तवील अरसे से बालाई सिंध के कच्चे के इलाके को अपनी रियासत बनाकर रियासत को चैलेंज करने वाले सफाक डाकू जालिम होंगे, इसका अंदाजा तो था, मगर यकीन उस वक्त हुआ जब पुलिस की तहवील में एक डाकू से बात करने का मौका मिला। अपनी नस्लों को बर्बरियत और सफाकियत का सबक पढ़ाने वाले इस दरिंदे का ईमान सिर्फ पैसा है। इस शख्स ने इंतहाई होशरुबा इंकशाफात किए। आइए जानते हैं इसी की ज़बानी। हाँ, जरा अपने कारनामे बताओ ना अपनी ज़बान से ही, क्या क्या करते रहे हो? हम दाड़े मारते हैं, बुरे करते हैं, अगवा करते हैं, लूटते हैं, मारते हैं। क्यों? मजा आता है। मजा आता है? कच्चे में रहते हैं, पुलिस नहीं आती है हमारे पास। लोगों के तुम लूटते हो, उनका जानो माल लूटते हो, किस वजह से? तुम्हें किसने हक दिया? ये अपने बच्चे नहीं है तुम्हारे? हम कच्चे के लोग हैं, कच्चे जा मानू आयु। हमारे पास इत्तला था बड़ा हैवी असला है तुम लोगों के पास, उससे पुलिस के तुमने कई लोग शहीद भी किए हैं। असला कौन कौन सा पहले ये बताओ, और ये आता कहाँ से तुम्हारे पास? हर किस्म का असला है हमारे। हर किस्म का असला है? मसलन किस किस्म का? हमारे पास कलेक्शन है, G3 है, रॉकेट लॉन्चर है, बड़ी बड़ी राइफलें हैं और हैं। क्या सरहद पे बैठे हुए हो, इतना हैवी असला रखा हुआ? मिलता है। कहाँ से मिलता है? सुल्तू शरखानी मदद कंदो। क्यों देते हैं असला तुम्हें? पैसे था मिल दो, हर शे पैसे था, हर शे मिले। यानी तुम पैसा देते हो, असला खरीदते हो? हाँ। ये पैसा कहाँ से आता है? ये लूट मार करते हैं। लूट मार करते हो? क्या क्या वारदातें करते हो? लूट मार करते हो, सुना है औरतों की आबरू भी महफूज नहीं है तुम लोगों के हाथों। बस ये भी हमारा शौक है। ये बताओ, असला आता है तुमने कहा बलूचिस्तान से आता है जी, फंडिंग भी होती है वहाँ से, पैसे भी मिलते हैं? पैसे भी मिलते हैं। किससे पैसे मिलते हैं? जो लोग हम अगवा करके देते हैं उससे पैसे मिलते हैं। कितना पैसा जमा कर लिया अब तक तुमने? बहुत है। अभी तुम पुलिस की हिरासत में हो, वो तो गलती से आ गया। वो पैसा तुम्हारे किस काम का? अब वो तो गलती से पकड़ गया, गोलियां खत्म हो गई, 500 गोली मेरे पास थी, पूरी हो गई। कितने पुलिस वाले मारे हैं तुमने? काफी मारे। काफी मारे हैं। ये बेरहमी देखें, कितने ही इधर दलेरी से, आराम से वो कह रहा है काफी पुलिस वाले मारे हैं, ऐसे जैसे कोई मक्खियां मारी जाती हैं। इस तरह से ये एतराफ़ कर रहा है कि इसने पुलिस वालों की जानें ली हैं। ज़रा सोचिए कि उन पुलिस वालों के घर वालों पर क्या बीतती होगी कि जब उनकी लाशें घर पहुंचती होंगी, और इस शख्स को इस बात का कोई ज़रा भी मलाल नहीं है। हैरत की बात है। कितने साथी हैं और तुम्हारे? जी, साथी कितने हैं? कितना बड़ा गैंग है तुम लोगों का? काफी गैंग है बड़ा। अच्छा ये बताओ, बसों की बसें तुम लोग अगवा करते थे, उठा लेते थे, कहाँ रखते थे ले जाके? लोगों को अगवा करके लाते थे तावान के लिए, पैसों के लिए, कहाँ रखते थे इन्हें? अपने साथ। वहीं कच्चे में? कच्चे में, दरिया के पार? दरिया के पार जहाँ जाते हैं उधर रहते जाते हैं। क्या कोई सियासी आदमी है तुम लोगों के पीछे? कोई पुष्पनाई है किसी सियासी बंदे का? नहीं।
नहीं है। लोगों को लूटते हो, पैसा इकट्ठा करते हो इस तरह से, क्या कोई मनशात फरोशी भी करते हो, नशा वगैरह भी बेचते हो? नशा नहीं बेचते। नशा नहीं बेचते, क्यों? नशे में क्या मिलेगा? बस को बस लूट ली तो चुका तो लाखों रुपए आ गए। ये बताओ, अगर हुकूमत पाकिस्तान तुम लोगों को माफ़ कर देती है, माफ़ी का ऐलान कर देती है, ये फैसला करती है कि यहाँ पे स्कूल भी बनाए जाएंगे, तुम लोगों को रोज़गार दिया जाएगा, तो क्या ये रास्ता छोड़ दोगे? मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? पता भाई, यही सारा दिन ऐसा मुश्किल हमारा हो गया। देखो मेरी बात सुनो, तुम्हारा मसला यही है ना कि तुम्हें रोज़गार नहीं मिलता, तुम्हारे बच्चों को तालीम नहीं मिलती, झगड़े हैं तुम लोगों के, यही मसला है ना जी। तो अगर हुकूमत ये सब कुछ सही कर दे तब भी काम नहीं छोड़ोगे? हो सकता है छोड़ दें, हो सकता है छोड़ दें। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है इस शख्स की। मैं इसे दहशतगर्द कहूँगा, क्योंकि कोई भी शख्स दहशत फैलाता है, दूसरों पर अपना खौफ तारी करता है, उन्हें लूटता है, लूटमार करता है और अपने इस अमल पर शर्मिंदा भी नहीं होता, तो इससे बड़ा दहशतगर्द कौन होगा? अब इस तरह के लोगों की असल में सोच को ख़त्म करना होगा, इसके बच्चों को तालीम देना होगी। यही इसकी सबसे बड़ी सज़ा होगी कि इसके बच्चे शऊर पाएँ, तालीम पाएँ और वो इस रास्ते को छोड़ें। और इसके साथ साथ जो इलाके के लोग, वडेरे लोग हैं, जो जोमा हैं, उन्हें भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना होगा और इन लोगों को कौमी धारे में वापस लाना होगा। किसी भी जंग को जीतने के लिए उसके सिपा सालार का बहादुर और जीरक होना बहुत जरूरी है। आमने दुश्मनों के खिलाफ पुलिस की इस लड़ाई की कमान कर रहे हैं एसएसपी नासिर आफ्ताब, जिनके चर्चे अहले इलाका से सुनते रहे और इश्तियाक हुआ कि उनसे मुलाकात करके उनके अज़ाइम जाने जाएं और इस ऑपरेशन में दरपेश मसाइल के बारे में भी पूछें। ये बताएगा कि यहाँ पर क्या क्या जराइम हैं, कब से थे और अब तब्दीली क्या आई है? देखिए, जराइम का जो स्ट्रक्चर है थोड़ा डिफरेंट है। हमारे इधर अपर सिंध में जो कच्चे का जुर्म है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। इसी तरह जो पक्के का, जो हमारा डेवलप्ड एरिया है, उसका जुर्म थोड़ा डिफरेंट है। जो कच्चा है हमारा, वो फॉर सेंचुरीज जो है डाकुओं की, धाड़ेलों की आमाज का है। क्यों कि वहाँ की जोग्राफी, इनएक्सेसिबिलिटी, जंगल, पानी, इंग्रेस नहीं है उनके अंदर, तो हमेशा से ये डाकुओं की आमाज का है। और ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो यूं ये एक ज़िले तक महदूद नहीं है। शिकारपुर ये हमारे चंद अपर सिंध के अजला हैं, जैसे कश्मोर, कनकोट, घोटकी, उसके बाद शिकारपुर, सक्खर, एंड इट गोज़ ऑन। लेकिन डाउन आप जब अप नॉर्थ जाते हैं तो इट एंटर्स इनटू आपका रहीम यार खान का एरिया, पंजाब भी इसमें आ जाता है। हाँ, ये सारा कनेक्टेड है। यहाँ का क्राइम भी कनेक्टेड है, क्राइम पैटर्न भी तकरीबन एक जैसा है और इनकी क्रॉस मूवमेंट भी बहुत है। इवन आप हैरान होंगे कि इस एरिया का जो हेड तस्वर किया जाता है वो छोटी बाकरानी को हेड तस्वर किया, छोटू गैंग के नाम से, जो राजनपुर का रहायशी है। लेकिन चूंकि ये कल्चर एक है, ये मूवमेंट, जोग्राफी, हिस्ट्री सब कुछ मिल के, तो ये यहाँ पे ज़्यादातर जो क्राइम ये लोग कमिट करते हैं, जो सबसे टॉप है वो दैट इज़ अगवा रहतावान, एंड सेकेंडली इट इज़ फॉलोड बाय रोड रॉबरीज। अच्छा, ख़वातीन की आबरू के हवाले से भी हमने सुना कि जराइम हैं यहाँ पर, इसके बारे में ज़रा बताइएगा। देखिए, वी केम अक्रॉस फ्यू गर्ल्स, जैसे कि हम कच्चे में जब ऑपरेशन कर रहे थे तो हमने नाम की लड़की रिकवर की थी, एंड वी वर टोल्ड बाय हर कि जी शी वाज किडनैप फ्रॉम सेवन शरीफ और यहाँ पे उसको रखा हुआ था। प्लस उसने हमें बताया कि मज़ीद ख़वातीन भी हैं। इसी तरह वी केम अक्रॉस अनदर गर्ल ओवर देयर, जिससे हमने जब उसने हमें देखा, हमने उसको देखा, तो उसने कहा मैं 20 साल से यहाँ पे हूँ, मैंने पहली दफ़ा पुलिस देखी है कि ऐसी होती है। फिर उससे हमने कहा कि भाई आप, वो देखा जी मुझे हाईवे से अगवा किया गया था, मेन रोड से, और फिर ला के
उसमें से ही किसी ने आपस उससे शादी कर ली। नासिर साहब, ये हाईवे पर इस तरह की वारदातें हो रही थी और बड़े तवातुर के साथ हो रही थी, क्या वजह है कि उसकी रोकथाम पहले नहीं थी? क्या पुलिस का सिस्टम कमज़ोर था या पुलिस की प्रायोरिटीज़ और थी या कोई और वजह इसके हवाले से है? नहीं जी, पुलिस का सिस्टम एक्चुअली रिपोर्टिंग पे चलता है, ज़्यादातर बेस्ड जो रिपोर्टिंग, इंटेलिजेंस बेस्ड पे हम काम करते हैं अपनी तरफ से इंफॉर्मेशन गैदर करके, लेकिन रिपोर्टिंग कल्चर इधर बहुत कम था। क्या वजह? लोग डरते थे, लोगों में डर खौफ भी था, और प्लस मैं ये कहूँगा कि शायद ट्रस्ट फैक्टर जो था कि देखिए पुलिस कैन डू एनीथिंग फॉर अस, वो बहुत लो था। तो अब क्या फ़र्क पड़ा है? अब क्या तब्दीली क्या? अगर आप यहाँ के लोगों से पूछेंगे तो ये तब्दीली को बहुत बड़े अरसे में नहीं आई कि अभी तक तब्दीली आई। ये पिछले 1.5-2 साल के अंदर ये मेजर तब्दीली यहाँ पे इस पूरे रीजन में आई है। नहीं तो यहाँ पे एवरेज आउट ये होता था कि तकरीबन हर ज़िले के 30 से 40 लोग अगवा रहते ही थे, और कच्चे में मंडियाँ लगती थी लोगों की बाकायदा, और उस मंडियों में बंदा जाते थे और पैसे देते थे और बंदे लाते थे, एंड इट वाज अ कंप्लीट सॉर्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री। अच्छा नासिर साहब, ये बताइएगा, ये जो डाकू हैं यहाँ के कच्चे के, इनके बारे में हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि यहाँ पर ये लोग बड़े मुनज़्ज़म हैं और कार्रवाइयाँ करते आए हैं। क्या वजह है कि ये लोग, क्योंकि रातों रात तो ये इतने ताकतवर नहीं होंगे, अभी हम सुनते हैं कि पास असलहा भी बहुत बेशुमार है और बड़ा हैवी असलहा है, बड़े मुनज़्ज़म हैं ये लोग, क्या वजह आपके ख्याल में है कि इतने ताकतवर हुए, इतने मुनज़्ज़म हुए? कि सिस्टम की कमज़ोरी या कोई और वजह है इसके हवाले से? देखिए जी, मल्टीपल फैक्टर्स हैं इसके अंदर, इसमें आप एक पॉइंट नहीं कर सकते फैक्टर। एक तो मैंने आपको बताया इनके स्ट्रॉन्ग होने की सबसे बड़ी इस एरिया की जोग्राफी है, सबसे, कि वो बाकी हमारी लॉ इन्फोर्समेंट के लिए ऑलमोस्ट इनएक्सेसिबल है काफ़ी जगह। सेकेंडली, इनकी कल्चर एंड हिस्ट्री उस एरिया के अंदर, मतलब उसमें जहाँ पे ऐसे काम को बुरा नहीं समझा जाता, क्योंकि एक बच्चा है, उसने हमेशा से देखा है कि बंदे आते हैं, अगवा होते हैं, उसके बाद पैसे देते हैं, चले जाते हैं, तो वो उसको कोई एज अ स्टिग्मा या नेगेटिव नहीं देखता। तो वो जब उस इन्वायरमेंट में परवान चढ़ता है तो, प्लस थर्डली लैक ऑफ एजुकेशन उस एरिया के अंदर, ऑलमोस्ट एजुकेशन ज़ीरो आप समझें कि वहाँ पे कुछ लोगों ने अपनी मदद आपके तहत कोई हायर करके टीचर वीचर रखा हुआ है कि बच्चों को चलो कम से कम पढ़ना लिखना थोड़ा बहुत होना है। अच्छा नासिर साहब, क्या मुस्तकबिल है इस ऑपरेशन का, इस इलाके का, इन लोगों का? देखिए, वी हैव गॉट सर्टन शॉर्ट टर्म गोल्स, सर्टन मीडियम टर्म गोल्स, एंड देन वी हैव गॉट लॉन्ग टर्म गोल्स। लॉन्ग टर्म तो डेफिनेटली हमारा वो भी आपसे शेयर, बट शॉर्ट टर्म में सबसे पहले ये है कि हम इस एरिया को एक्सेसिबल बनाएं, इधर हम घुसें, एटलीस्ट अगर हम किसी धड़ेल को पकड़ नहीं पाते या कुछ नहीं, लेकिन कम से कम उनको डिस्प्लेस करें, उनकी जो हाइड आउट्स हैं उनको ख़त्म करें। ये दैट वाज अ शॉर्ट टर्म गोल, फॉलोड बाय अ मीडियम टर्म गोल। मीडियम टर्म गोल में इनिशिएट कर दें कुछ डेवलपमेंट, इनिशिएट कर दें, प्लस जो इनके अंदर बहुत ही नोटोरियस एलिमेंट्स हैं उनको जाके हम इंफॉर्मेशन बेस्ड टारगेटेड ऑपरेशंस करके उनको जो एलिमिनेट करें, या उनको गिरफ्तार करें, या उनको रिफॉर्म करें। थर्डली इज द लॉन्ग टर्म गोल। लॉन्ग टर्म गोल में मैंने आपको बताया कि दैट कैन विच इज हैज परमानेंट सोल्यूशन। उसके अंदर तो फ्यूडलिज्म को भी आपको एड्रेस करना पड़ेगा, उस इलाके की डेवलपमेंट को भी एड्रेस करना पड़ेगा, उनकी इकोनॉमिक्स को भी एड्रेस करना पड़ेगा, उनके कल्चर को भी एड्रेस करना पड़ेगा। सो ये सारी चीज़ें जब तक इकट्ठी होके नहीं आएंगी तब तक वो नहीं होगा। तो बेसिकली लॉन्ग टर्म गोल जो है तभी अचीव होगा जब वहाँ पे एजुकेशन, हेल्थ, रोड, थाना, चौकी, सेंस जो है ना, अवेयरनेस लोगों में, देयर राइट्स, देयर ऑब्लिगेशंस, उनके पास राइट्स भी नहीं है। और फ्यूडलिज्म जो है इसमें सबसे बड़ी इम्पेडिमेंट है। दुनिया में कुछ भी करना नामुमकिन नहीं, बस इरादे और हिम्मत की जरूरत होती है। इरादा किया हुकूमत सिंध ने और हिम्मत दिखाई पुलिस ने। इस तरह आगाज हुआ कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन का। लेकिन फिर भी चंद जिम्मेदारान में संजीदगी का फुकदान है।
वज़ीर दाखिला सिंध सुहेल अनवर सियाल का दफ्तर हम लोग की टीम के लिए शिकारपुर का कच्चा ही बन गया। बारहा राब्ते के बावजूद जनाब ने वक्त नहीं दिया। हालांकि हम उनकी खिदमत में सिर्फ ये अर्ज करना चाहते थे कि पुलिस को बेहतरीन असलहे से लैस किया जाए, उनकी मुश्किलात दूर की जाएं, फंड्स की बिलातातुल फराहमी को यकीनी बनाया जाए ताकि ऑपरेशन का मंतकी नतीजा निकले।